जय हिंद। आज हम आपको नागरिकता से संबंधित चर्चा करेंगे और उस आपको सीमा जो हैदर है ये आपको नागरिकता से रिलेटेड हो जाती है, इसलिए थोड़ा हम लोग सीमा हैदर पर भी चर्चा कर लेंगे कि उसको नागरिकता दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, किस कंडीशन में किसी को नागरिकता दिया जाता है और किस कंडीशन में किसी को नागरिकता देकर भी छीन लिया जाता है। तो नागरिकता देने का क्या प्रोसेस है या कितना प्रकार होता है और नागरिकता छीनने का कितना तरीका होता है, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेंगे और आगे निष्कर्ष करेंगे कि जो सीमा हैदर है उसको नागरिकता दिया जा सकता है कि नहीं। अगर दिया जा सकता है तो किस व्यू या दृष्टिकोण से दिया जा सकता है, अगर नहीं दिया जाएगा तो क्यों इसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा आज चर्चा करेंगे। देख लीजिएगा, पहले हम लोग थोड़ा नागरिकता के बारे में चर्चा कर लेते हैं और जब नागरिकता के बारे में हम लोग को जब ज्ञान जब हो जाता है तब हम लोग यह समझदारी बढ़ जाता है, तो हम लोग ये कर लेते हैं विश्वास कि आपको कैसे नागरिकता दिया जाएगा और क्यों नहीं दिया जाएगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप में हम लोग चर्चा करेंगे नागरिकता क्या होता है और सेकेंड स्टेप में हम लोग सीमा हैदर से संबंधित आपको कर लेंगे। तो देखिएगा, भारत में जो नागरिकता है या किस तरह की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ होता है कि आपने किसी भी देश का अगर नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तो भारत का नागरिकता स्वतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी एक समय किसी भी देश का दो नागरिकता आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता जो ये व्यवस्था है या कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से आपको, ब्रिटेन से। लेकिन पहले भारत में मात्र एक ऐसा राज्य था जहाँ दोहरी नागरिकता दी जाती थी। कौन है आपको, जम्मू कश्मीर। अब तो जम्मू कश्मीर भी आपका राज्य न होकर क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले जम्मू कश्मीर में जो दोहरी नागरिकता थी उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोहरी नागरिकता का अर्थ था कि आपको यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई भी बच्चा अगर पैदा लेता है तो पहले वहाँ बच्चा को जम्मू कश्मीर का नागरिकता दी जाती और तब सेकेंड स्टेप में भारत की नागरिकता दी जाती। ऐसे भारत के किसी भी राज्य में जम्मू कश्मीर के अलावा अगर भारत के किसी राज्य में कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसको किसी राज्य का नागरिकता नहीं दी जाती, पहले पूरे भारत का नागरिकता दे दिया जाता है। तो अब तो जम्मू कश्मीर भी आपका क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया और यह दोहरी नागरिकता की जो व्यवस्था थी जम्मू कश्मीर में, उस नागरिकता को भी समाप्त कर दिया गया। अब कहने का मेरा सेंस हुआ कि हिंदुस्तान में अब सभी राज्यों में एकल नागरिकता ही लागू है। अब यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी एकल नागरिकता लागू हो गया। लेकिन नागरिकता देने की अगर बात कहें, नागरिकता किसके अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन। कोई भी नागरिकता की अगर बात हो, उसको देने की बात हो या नागरिकता छीनने की बात हो, तो यह किस मंत्रालय के अधीन होगा, तो गृह मंत्रालय के अधीन। लेकिन नागरिकता में किसी तरह की अगर संशोधन की बात हो या हटाना हो या नागरिकता में किसी तरह का जोड़ने की बात हो या कह सकते हैं संशोधन करने की बात हो, तो नागरिकता में संशोधन कौन करता है, तो आपको संसद। नागरिकता में किसी तरह का संशोधन की अगर बात हो तो संसद, जबकि नागरिकता छीनने की बात या देने की बात किस मंत्रालय के अधीन होता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन। तो देखिएगा, भारत में सबसे पहले जो नागरिकता अधिनियम लागू हुई, तो भारत में प्रथम बार जो नागरिकता अधिनियम लागू हुई थी वह कौन सा अधिनियम थी, तो आपका भारत नागरिकता अधिनियम 1955। भारत में सबसे पहले जो नागरिकता अधिनियम जो लागू हुआ था वह अधिनियम यानी प्रथम कह सकते हैं, भारत का प्रथम नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था, 1955 में। लेकिन अब तक भारत नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन की जा चुकी है, तो 6 बार। ध्यान रखिएगा, प्रथम नागरिकता अधिनियम भारत में कब लागू हुई थी, तो 1955 में। लेकिन भारत में अब तक कितनी बार नागरिकता संशोधन किया जा चुका है, तो 6 बार। अब नागरिकता संशोधन कितनी बार की जा चुकी है, तो 6 बार। एक आपको 1986,
उसके बाद 1992, उसके बाद 2003, उसके बाद 2005, उसके बाद 2015 और उसके बाद 2019। यानी अब तक भारत में 6 बार नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है समय समय पर। लेकिन प्रथम नागरिकता अधिनियम अगर आपसे पूछे तो 1955, अब प्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम कहेगा तो 1986। आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं तो देखिएगा, कोई भी भारतीय व्यक्ति अगर विदेश में लगातार जाकर वह अगर निवास कर लेता है या भारत से कोई देश जाकर विदेश में लगातार कितने वर्ष तक रहने पर उसकी भारतीय सरकार नागरिकता समाप्त कर देती है तो 7 साल। अगर भारत का कोई जनता अगर विदेश में जाकर लगातार अगर 7 वर्ष तक रह जाता है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार क्या कर देगी? समाप्त कर देती है। यानी विदेश में नागरिकता समाप्ति की अगर बात कहेंगे तो 7 वर्ष। जैसे भारत का कोई जनता अमेरिका हो, इंग्लैंड हो और फ्रांस में अगर जाकर लगातार रह जाता है 7 वर्ष तो उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाता है। नंबर 1। दूसरी बात है कि कोई अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस का भारत में कोई आ जाता है, यानी विदेश का कोई व्यक्ति अगर भारत में आके रह जाता है तो कितना दिन लगातार रहेगा तो उसको नागरिकता दिया जा सकता है तो 10 साल। यानी कहने का मेरा सेंस हुआ, भारत में कोई अगर रहेगा उसको नागरिकता कितना साल में दिया जा सकता है तो 10 साल। अब विदेश में कितना साल रहेगा तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जा सकता है तो 7 साल। अब यहां प्रश्न उठता है कि नागरिकता जो है यह कितना प्रकार से दिया जाता है और नागरिकता कितना प्रकार का आपको त्यागा जाता है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता जो है देने का आपको 5 तरीका है। भारतीय संविधान में नागरिकता देने का कितना तरीका है तो 5 तरीका है। 5 तरीका से भारतीय नागरिकता को दिया जा सकता है। अब उसमें से एक है जन्म के आधार पर। अब 5 तरीका से भारत में नागरिकता किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है तो वह 5 कौन कौन है और किस किस कंडीशन में दिया जा सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक होता है वंश, पहले हम लोग जन्म के आधार पर पढ़ लेते हैं। एक है जन्म के आधार पर, इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता दिया जा सकता है। नंबर 1। दूसरी है आपको वंश के आधार पर। एक तो जन्म के आधार पर कह दिए, दूसरा है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर है कि मान लिया जाए कोई भी पति पत्नी, कोई एक भारत का हो और कोई एक विदेश का हो। अगर कोई एक विदेश का हो और एक भारत का हो, उस कंडीशन में उसके बच्चा को नागरिकता दिया जा सकता है। यह आपका नियम क्या है? वंश के आधार पर। तीसरा है आपका देशीकरण। तीसरा क्या है आपका? देशीकरण। देशीकरण का अर्थ होता है कि भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र पाकर, भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र पाकर आपको नागरिकता दिया जा सकता है। चौथा है पंजीकरण के माध्यम से। यानी भारत में पंजीकरण जो है पहले 6 महीना था, अब पंजीकरण का अवधि 5 साल कर दिया है। यानी भारत में पंजीकरण के माध्यम से कितना समय में आपको नागरिकता दिया जा सकता है तो आपको 5 वर्ष में। तो पंजीकरण के माध्यम से 5 वर्ष, यानी देश का जो प्रमाण पत्र पाकर आपको नागरिकता दिया जा सकता है। तो कितना हो गया? 2 2 4। एक 5वां तरीका है भू विस्तार। 5वां तरीका है भू विस्तार। अब भू विस्तार क्या होता है? कोई ऐसा जगह यानी क्षेत्र है जिस पर विवाद चल रही हो, अब पहले से वह आपका क्षेत्र न हो तो वहां की नागरिकता जिस क्षेत्र पर जिसका रहता है अधिकार, वहां की नागरिकता उस देश का रहता है, जनता का। लेकिन जब हम लोग उसका क्षेत्र पर जब कब्जा कर लेंगे या वह क्षेत्र मेरा हो जाएगा या हम लोग का देश का अधिकार हो जाएगा, तो जब क्षेत्र पर अधिकार हो जाएगा तो वहां का जो जनता है उसको भी नागरिकता भारत का ही दिया जाएगा। तो जब किसी देश का या कोई भी भूखंड हो या कोई भी स्थल हो, जब भारतीय साम्राज्य में जब उसको मिला लिया जाएगा, यानी भारत देश का जब हिस्सा बन जाएगा, तो वहां की जनता को भी भारतीय नागरिकता
दिया जाएगा। तो इस नागरिकता को हम लोग क्या कहते हैं? भू विस्तार। तो एक हो गया वंश के आधार, एक होगा जन्म के आधार पर, दूसरा हो गया वंश के आधार पर, तीसरा हो गया देशीकरण के आधार पर, चौथा हो गया आपको पंजीकरण के आधार पर, और आपका पांचवा हो गया आपको भू विस्तार के आधार पर। यही 5 तरीका है जिसके अंतर्गत भारत में नागरिकता दिया जा सकता है। अब दूसरा स्टेज हम लोग आते हैं कि किस कंडीशन में कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता उसे छीना जा सकता है। तो भारत में नागरिकता 3 तरीका से छीना जा सकता है। एक तरीका है कौन? कि आप स्वेच्छा से त्यागना, यानी आपको मन है कि हम विदेश में किसी भी देश का नागरिकता ले और भारत का नागरिकता छोड़ दे, तो आप, यह आपका निजी मामला है, इस मामला में सरकार आपको दखल नहीं करेगी। स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को आप समाप्त छोड़ सकते हैं, दूसरे तीसरे देश का आप नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस नागरिकता को त्यागने को हम लोग क्या कहेंगे? स्वेच्छा के आधार पर, यानी आपके मन के अनुसार। दूसरा नियम क्या है त्यागने का? कि किसी भी देश का अगर आपने नागरिकता अपना लिया हो, किसी भी देश, दूसरे तीसरे देश का अगर आपने नागरिकता अपना लिया, तो स्वतः भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है। 2 कंडीशन। तीसरा कंडीशन है कि भारत सरकार द्वारा, यानी सरकार द्वारा छीनना। अब सरकार द्वारा जो नागरिकता छीना जाता है, ये हो गया तीसरा। अब कहिएगा कि सरकार क्यों छीनती है? तो सरकार नागरिकता कैसे छीनेगी सो बताते हैं। मान लिया जाए देश के विपक्ष में किसी तरह का जासूसी करते हैं, जिससे या किसी तरह का देश का अपमान होता है या प्रतिष्ठा दांव पर लगता है, तो उस कंडीशन में आपको नागरिकता छीना जा सकता है। या आपने अगर नागरिकता गलत तरीका से अपना लिया है, अगर आपने नागरिकता पाने के बाद सरकार को पता चलती है कि आपने गलत तरीका से नागरिकता को अपनाया है, तो उस कंडीशन में भी आपसे नागरिकता छीना जा सकता है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा वीजा में और पासपोर्ट में। पूरा पहले नागरिकता जब आप समझ लेंगे तब हम लोग आएंगे सीमा हैदर पर। तो आपको नागरिकता से किसी तरह से रिलेटेड आपको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। आप किस कंडीशन में दिया जाता है और किस कंडीशन में नहीं दिया जाता है आप बखूबी समझेंगे। तब एक होता है वीजा, एक होता है पासपोर्ट। तो वीजा क्या होता है और पासपोर्ट क्या होता है? तो वीजा क्या होता है? किसी भी देश में, जैसे आप अमेरिका में जाना चाहते हैं तो वीजा देगा अमेरिका वाला। जिस देश में आप जाना चाहते हैं वह देश आपको क्या देगा? वीजा, और वह अस्थायी तौर पर देता है। जिस देश में आप जाना चाहते हैं उस देश द्वारा दिया जाता है वीजा। पासपोर्ट क्या होता है? जिस देश से आप जाते हैं, यानी जो अपना देश होता है, जैसे भारत से आप अमेरिका जाते हैं तो उस कंडीशन में अमेरिका सरकार आपको वीजा देगी कि आप मेरे यहां आइए। तो वो जो स्वीकृति दिया वह वीजा के माध्यम से देती है। कब तक रहना है वो सब उस वीजा में लिखा रहता है। आप जा कहां से रहे हैं? भारत से। तो भारत सरकार द्वारा अमेरिका जाने के लिए आपको क्या देगी? पासपोर्ट। तो पासपोर्ट एक सरकारी दस्तावेज होती है जिसमें लिखा आपका आने का जाने का सारा टाइमिंग होता है। ये भी अस्थायी होता है और कब जाना है कब आना है ये वो भी लिखा रहता है। आपका जो भी पहचान पत्र रहता है वह सब आपको पासपोर्ट में लिखा रहता है, जिससे किसी तरह का आदमी इधर उधर भी अगर हो जाता है तो सरकार उस देश से पूछती है कि मेरा जनता कहां है। ठीक है। और पासपोर्ट वीजा में यही अंतर है। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं एनआरसी। क्या होता है? एनआरसी। अब थोड़ा जो नया टॉपिक है उसके लिए हम लोग वीजा पढ़ लिए, पासपोर्ट पढ़ लिए, उसके बाद नागरिकता से रिलेटेड पढ़ लिए। अब हम लोग आते एनआरसी। एनआरसी क्या होता है? हाँ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी। एनआरसी भारत में सबसे पहले कहां लाया गया था? असम में 1951 में। सबसे पहले एनआरसी कहां लाया गया?
आपको असम 1951 में। अब एनआरसी क्या होता है, एनआरसी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एनआरसी होता है कि कोई भी विदेश से जो प्रवासी आकर बस जाता है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इस सब का देश का प्रवासी हम लोग का भारत में आकर बस जाता है, तो उस प्रवासी को हटाने के लिए या फिर उस देश में भेजने के लिए एनआरसी का प्रयोग किया गया है। तो यही एनआरसी हो गया। अब हम लोग आएंगे सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीएए होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यह क्या होता है कि कोई भी, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, खास करके इस तीनों में अगर भारतीय प्रवासी जाकर रह गया हो तो उसको यहां नागरिकता दिया जा सकता है। तो उसमें किसको किसको दिया जा सकता है, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ये जो 6 समुदाय है, इस 6 को अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो हम लोग का जो प्रवासी जाकर रह गया है, उस सबको यहां नागरिकता इस कंडीशन के आधार पर दिया जा सकता है। एक होता है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर जिसका अर्थ होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। यह भारत का डाटाबेस जनसंख्या होता है, जिसमें भारत में कोई अवैध तरीका से अगर आकर कोई बस जाता है तो इससे पता लग जाता है कि भाई कौन कहां से आया है और कितना जनसंख्या है, इसके बारे में भी पता लगा लिया जाता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपको एनपीआर। तो हम लोग पढ़ लिए एनआरसी, उसके बाद सीएए, एनपीआर, वीजा, पासपोर्ट और नागरिकता से रिलेटेड सारा चीज को हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग थोड़ा 1 सेकेंड के लिए हम लोग थोड़ा सीमा हैदर के अब चर्चा चलती है। अब बात आती है कि सीमा हैदर को नागरिकता दिया जाएगा तो क्यों दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात, अगर नहीं दिया जाए तो क्यों नहीं दिया जाएगा। अब देख लेते हैं। अब तो नागरिकता के बारे में चर्चा कर लिए हैं तो इतना तो ब्रेन जरूर काम करता होगा कि आप इस चीज को समझ जाएंगे। अब देखिए कि सीमा जो हैदर है, एक खैरपुर है, सिंध प्रांत। खैरपुर एक जगह है जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं की ये महिला है। और भारत में एक लड़का है जो ग्रेटर नोएडा का लड़का है, सचिन मीना। क्या नाम है उसका, सचिन मीना। दोनों एक ऑनलाइन गेमिंग के जरिए दोनों का एक मुलाकात होती है। अब कब यह प्यार एक तूफान की तरह एक बड़ा आकार ले लेता है और विवाह के संबंध भी स्थापित हो जाता है, तो ये कैसे हुआ। अब सीमा हैदर ऑनलाइन गेमिंग के कारण ही सीमा हैदर और आपको सचिन जो मीना है ग्रेटर नोएडा का, दोनों का भेंट मुलाकात होती है और इस जरिए धीरे धीरे उसका जो प्यार है वह धीरे धीरे पनपने लगता है। इसी बीच में इतना ज्यादा प्यार बढ़ जाता है कि आपको एक देश दूसरे देश के सीमा को भी लांघने में मुश्किल नहीं समझता। उसके बाद सीमा हैदर क्या करते, सीमा हैदर का साधारण परिवार की है, ऐसा कहा जाता है। पढ़ी लिखी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इंग्लिश फराटे बोलती है, समझती है, सब कुछ है। सिंधी भी बोल लेती है, अच्छी खासी हिंदी भी बोल लेती है। उसके बाद आपको उसका एक पति है जो सऊदी अरब में रहता है और सऊदी और उसका जो गुलाम हैदर पति था, उससे वह लव प्यार के माध्यम से ही दोनों का विवाह होता है। लेकिन इस बीच में जब सचिन मीना से जब उसकी ऑन गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जब मिलन जुलन होता है, बातचीत होती है, तो वह यहां आने के लिए राजी हो जाती है। कहां, भारत यानी हिंदुस्तान। उसके लिए अपना माता पिता का जो पैतृक आवास होता है वह बेच देती है और एक दुबई आ जाती है। और दुबई के से ही आपको कहां आ जाती है, आपको नेपाल आ जाती है। और नेपाल में काठमांडू में कुछ दिन रहती है और उसके बाद वह नेपाल के शहर से होते हुए आपको नेपाल के शहर से होते हुए आपको फिर कहां चली जाती है, ग्रेटर नोएडा अपने घर। तो सचिन अपने घर न जाकर नोएडा से कुछ दूर पर अपना एक मकान भाड़ा ले लेता है, वहीं रहना सहना हो जाता है। अब बात कहां से फैलती है कि सीमा हैदर जासूस है कि भारतीय
नारी नहीं है कि पाकिस्तान की नारी है, यह चर्चा कब आपको आउट हो जाती है? अब दोनों शादी करने के लिए एक प्रस्ताव प्रपोजल रखता है सचिन मीना और सीमा हैदर। तो बात यह आती है कि लव मैरिज जब हम लोग करेंगे तो एक तरह का कानूनी सहारा लिया जाए, उसके लिए एक वकील से सहारा लिया जाए। और एक वकील से जब दोनों सहारा लेने गया तो वही वकील जो है वह तो दाव पेच का वाला प्यार था, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान की थी, वो दोनों कहा गया। अब उसी समय यह आउट हो गया कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है। वह क्या किया, प्रशासन का सहारा लिया और प्रशासन ये दोनों को रिमांड पर ले लिया और यहीं से यह पूछताछ का सिलसिला जारी है। तो भारत में ध्यान रखिए, अभी तक ये नहीं मिल पाया है कि यह पाकिस्तान जासूसी है यानी ISI का है। तो अब देखिए, सीमा हैदर जो भारत आई है वह एक गैर कानूनी आधार पर आई है। तो भारत में किसी तरह का गैर कानूनी आधार पर अगर आपने आया तो इस आधार पर आपको नागरिकता नहीं दिया जाएगा, नंबर एक। दूसरी बात है, गहन पूछताछ उससे हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि यह जो है हो सकता है कि पाकिस्तान ISI का भी एजेंट हो। तो अगर ये भी मामला सामने अगर आ जाएगा तो इस आधार पर भी आपको नागरिकता देना संभव नहीं है। तो अब देख लीजिए, एक तो गैर कानूनी तरीका से भारत में प्रवेश उस माध्यम से भी नहीं दिया जा सकता। एक जासूसी प्रकरण उस पर चालू है, जांच हो रही है, उस माध्यम में भी अगर शक का दायरा है तो इस कंडीशन में भी नहीं दिया जा सकता है। अब सीमा हैदर जो है सरकार से आपको फरियाद करती है कि हमको पाकिस्तान नहीं भेजा जाए, हम यहीं रहेंगे ना। कहाँ रहेंगे? भारत में रहेंगे, क्योंकि हम भारतीय जो संस्कृति है, जो कल्चर है और जो कौम जो है वो हिंदू मान चुकी है। तो अब सरकार हमको यहाँ की नागरिकता सचिन के पत्नी के आधार पर दिया जाए, लेकिन आधार तो शुरू में ही गलत हो गया है, क्योंकि आपका जो पाकिस्तान से या दुबई से भारत में प्रवेश करना वही जो है आपका गैर कानूनी माना जाएगा। और किसी भी गैर कानूनी की तरीके से अगर भारत में प्रवेश करते हैं तो कतई भी उसको नागरिकता देना संभव नहीं होता है। आगे चर्चा जो है तो देख लीजिएगा, भारत में संविधान में किसी तरह का अगर संशोधन की बात होती है तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की बात कौन करता है? तो संसद। नियम या कानून में किसी तरह का नागरिकता में अगर संशोधन किया जाएगा तो वह संसद की जिम्मेवारी है, लेकिन नागरिकता देना और छीनना या किस मंत्रालय के अधीन का होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन। अब जो हम लोग का जो अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में नागरिकता की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 5 से 11। लेकिन किस भाग में इसकी चर्चा है नागरिकता का? तो भाग 2 में। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता में किसी तरह का संशोधन किसके द्वारा किया जाएगा? संसद द्वारा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? नागरिकता समाप्ति, यानी किसी भी देश का आपने अगर नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो अनुच्छेद 9 के अंतर्गत भारत का नागरिकता आपको समाप्त करना होगा। तो आगे तो सीमा हैदर का क्या आगे बात चलती है, अब तो यह जांच का विषय हो गया है। तो आगे फिर किस तरह का समस्या उत्पन्न होती है तो फिर आगे कहेंगे। आज यहीं तक, जय हिंद।